साली बनी घरवाली। राहुल के माँ बाप रीना के घर रिश्ता लेकर आते हैं। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी रीना बहुत पसंद आई है। शादी के लिए हमारी हाँ है। क्यों राहुल? जी माँ। दादी जी, हमें भी राहुल बहुत पसंद है। बस मोहनलाल जी, एक बार रीना बिटिया से भी पूछ लीजिए, उसे हमारा राहुल पसंद है या नहीं। बोलो बेटी। मुझे पसंद है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? देखिए, माँ के गुजरने के बाद मैंने टीना को माँ की तरह ही प्यार दिया है। वो मुझसे कभी अलग नहीं रही। मैं बस ये चाहती हूँ कि शादी के बाद टीना मेरे साथ ही रहे। रीना की ये शर्त राहुल की माँ और बाबूजी को अजीब तो लगी, लेकिन उन्हें रीना इतनी पसंद आ गई थी कि वो मान गए। बहू, अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हें ही इसे संभालना है। और बेटी टीना, तुम भी इसे अपना ही घर समझो। थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, अब राहुल और रीना के साथ तुम भी हमें बाबूजी और माँ कहकर ही बुलाओ। ठीक है अंकल आंटी, मेरा मतलब है माँ और बाबूजी। सबने नई बहू और टीना का खुशी खुशी स्वागत किया। रीना ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया और टीना भी परिवार में घुल मिल गई। अरे बस बस बहू, अब नहीं खाया जाएगा। अरे बाबूजी, अभी तो खीर भी खानी है। वाकई बहू, तुम जितना अच्छा खाना बनाती हो ना, उतने ही प्यार से खिलाते भी हो। ये तो मेरा फर्ज है माँ। लेकिन तुम ऐसे ही खिलाती रहोगी तो हम दोनों मोटे और आलसी हो जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे साथ कल सुबह से योगा शुरू कर दीजिए, अब बिल्कुल फिट हो जाएंगे। बचपन से दोनों बहनों ने सब कुछ शेयर किया था, इसलिए टीना धीरे धीरे रीना की सभी चीजों के साथ उसके पति राहुल पर भी हक जताने लगी। रीना, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए रोजेस लेकर आया हूँ। ओह, थैंक यू। ओह जीजू, रोजेस तो मेरे फेवरेट है। थैंक यू जीजू। और टीना फूल लेकर चली जाती है। अरे, ये तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। कोई बात नहीं ना, टीना को भी रोज बहुत पसंद है, उसे रखने दीजिए। अच्छा सुनो, कल मेरी छुट्टी है, हम कहीं घुमाते हैं। हाँ बहू, तुम राहुल के साथ जाकर अपना शहर दिखाओ। ठीक है माँ जी। वाओ, हम कल घूमने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अब टीना, मैं तुम्हारी बहन को घुमाने ले जा रहा हूँ, और वैसे भी मेरी बाइक पर 3 लोग तो आ नहीं सकते। लेकिन मैं जब से आई हूँ मैंने ये शहर घूमा ही नहीं, मुझे घूमने जाना है। रीना ने अपनी छोटी बहन टीना को बचपन से बेटी की तरह पाला था, इसलिए वो उसे किसी बात के लिए ना नहीं कहती। राहुल, रीना, गांव से चिट्ठी आई है, तुम दोनों को हमारे कुल देवी के दर्शन करने के लिए बुलाया है। लेकिन दीदी को तो गांव पसंद ही नहीं आता, जीजू के साथ मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं टीना, कुल देवी के दर्शन के लिए तो पति पत्नी को ही जाना पड़ता है। बाबूजी, मुझे गांव बहुत पसंद है और दीदी को तो गांव का एटमॉस्फेयर सूट भी नहीं करता, तो जीजू के साथ मैं चली जाऊंगी और दीदी की तरफ से दर्शन कर लूंगी। अरे लेकिन प्लीज दीदी, माँ जी को बोलो ना। जाने दीजिए ना माँ जी, इसी बहाने घूम आएगी टीना। घर वालों को टीना का ये बर्ताव खटकने लगा। अरे टीना, ये मोबाइल तुम्हारे पास? ये तो मैं टीना के लिए लेकर आया था। मुझे कब से फोन चाहिए था, इसलिए मैंने दीदी से ले लिया। उन्हें तो वैसे भी फोन यूज करने का शौक भी नहीं है। राहुल, बुरा मत मानना, लेकिन तू बहू के लिए जो लाता है उसे ये टीना हड़प लेती है। मुझे ये ठीक नहीं लगता। ठीक तो मुझे भी नहीं लगता माँ, लेकिन आप जानती है ना, रीना को टीना से कितना लगाव है। ऐसे में मैं क्या कहूँ? बात तो तेरी ठीक है, लेकिन टीना की ये हरकतें तेरे और रीना के बीच आ रही है। जीजू, ये कैसी शर्ट पहनी है?
ये शर्ट रीना को बहुत पसंद है। रीना दीदी को फैशन के बारे में कुछ नहीं पता। अब वो बोरिंग शर्ट निकालो और ये शर्ट पहनो, इसमें आप बहुत हैंडसम लगोगे। अरे लेकिन तुम्हारी दीदी। प्लीज जीजू प्लीज। चाहे फिल्म देखने जाना हो या शॉपिंग करने, टीना हर चीज में अपनी बहन को हटाकर अपने जीजू के साथ खो लेती। रीना बेचारी बस घर के काम में ही लगी रहती। इससे राहुल और रीना के बीच दूरियां बढ़ने लगी। रीना को भी टीना का बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी छोटी बहन को ना नहीं बोल पा रही थी। रीना, शाम को रेडी रहना, हमें मेरे बॉस के घर डिनर के लिए जाना है। जी, वो टीना ने कहा आज उसका बाहर जाने का बहुत मन है, तो वो चलेगी आपके साथ। अरे रीना, बॉस तुमसे यानी मेरी बीवी से मिलना चाहते हैं, साली से नहीं। मैंने समझाया टीना को, लेकिन वो जिद करने लगी। अब आप बताइए मैं क्या करूं? देखा राहुल, मैंने कहा था ना तुझे। हाँ माँ, लेकिन आपने देखा ना, रीना को खुद बुरा लग रहा है, लेकिन वो टीना को ना नहीं कह पा रही है। अब मैं क्या करूं? मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है। तू तेरे बॉस के घर से आ, उसके बाद क्या कहना है वो मैं बताती हूँ। राहुल की कार में माँ जी कुछ कहती हैं। रात को राहुल और टीना बॉस के घर से लौटते हैं। आ गए बेटा, कैसा रहा डिनर? बहुत अच्छा रहा बाबूजी। पता है बाबूजी, जीजू के बॉस ने मुझे इनकी पत्नी ही समझ लिया था। जब मैंने उन्हें बताया कि टीना तो मेरी साली है, तो वो बोले कि तुम दोनों पति पत्नी ही लगते हो। बात तो सही कही उन्होंने, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। राहुल, टीना, मैं और तुम्हारी माँ बहुत दिनों से सोच रहे थे कि जब से रीना और टीना यहाँ आई है, टीना ही हर वक्त हर जगह तेरे साथ आती जाती है। और सच कहूँ तो रीना से ज्यादा टीना से तेरी जोड़ी जमती है, इसलिए हम चाहते हैं कि रीना को छोड़कर तू टीना से शादी कर ले। वैसे भी रीना को तेरे साथ किसी ने देखा भी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? अरे सही तो कह रही है, तुम्हें तो राहुल के साथ आना जाना वक्त बिताना पसंद ही नहीं है, टीना ही उसके साथ जाती है हर जगह। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे इनके साथ आने जाने का बहुत मन होता है, लेकिन मैं टीना को मना नहीं कर पाती। तो अब भी मना मत करो ना, तुम्हारी छोटी बहन का घर बस जाएगा। मुझे नहीं करनी जीजू से शादी, और पापा को ये सब पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? अरे तो मोहनलाल से अभी पूछ लेते हैं। स्पीकर पर रखिएगा फोन ताकि सबको सुनाई दे। हेलो मोहनलाल जी। हाँ जी समधी जी, बोलिए बोलिए। राहुल और रीना की जोड़ी कुछ जम नहीं रही, वहीं टीना को राहुल के साथ घूमना फिरना हर जगह जाना बहुत पसंद है, और राहुल भी टीना को पसंद करने लगा है। तो क्या हम रीना की जगह टीना को अपनी बहू बना लें? देखिए, मैंने तो एक बेटी की शादी करवाई थी, वो रीना हो या टीना। आप कोर्ट में टीना की शादी राहुल से करवा दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। सुन लिया तुमने, तुम्हारे पापा भी मान गए। हे भगवान, ये क्या हो गया है आप सबको? मैंने बहू बन के आप सबकी इतनी सेवा की, फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं। हाँ, अच्छी बहू तो तुम बन ही गई हो रीना, लेकिन राहुल की पत्नी कहाँ बनी? हर जगह तो इस टीना को भेज देती हो उसके साथ। हाँ, ये मेरी गलती है कि मैंने इसकी जिद पूरी करने के चक्कर में अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दी। टीना, मैंने हमेशा तेरा ख्याल रखा, लेकिन तूने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा कि राहुल मेरे पति हैं, उन पर पहला हक मेरा है। बचपन से मेरे खिलौने, मेरे कपड़े, मेरी साइकिल, तूने जो मांगा मैंने तुझे दे दिया। मुझे क्या पता था कि तू एक दिन मेरा पति ही मुझसे छीन लेगी। सॉरी दीदी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझे तो आदत है आपसे सब मांगने की, लेकिन आपका शादीशुदा जीवन खराब करना नहीं चाहती थी मैं। लेकिन कर तो दिया ना तूने। जब तू राहुल के साथ हर जगह जाती थी, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। अगर तभी तुझे हाथ में रहने को बोल दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता।
मुझे माफ कर दो दीदी, मैं मानती हूँ मुझे जीजू और आपके बीच में नहीं आना चाहिए था। राहुल की माँ, अब जब इन दोनों को अकल आ ही गई है तो नाटक खत्म कर दे। हाँ जी, नाटक खत्म। कैसा नाटक? ये तुम्हें छोड़कर टीना से शादी करने की ये सारी बात ना एक नाटक थी। बहू, तुमने टीना को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा था और टीना में ये समझ ही नहीं थी कि उसकी बहन की शादी हो चुकी है। अब ऐसे तुम्हारे और राहुल के बीच आना सही नहीं है, इसलिए तुम्हारे पापा से मिलकर हमने ये नाटक रचा। बॉस ने भी इसमें हमारा साथ दिया। मैं अपना सबक सीख गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि अब दीदी पर पहला हक जीजू का है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद अपना और पापा का ख्याल रखूं। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल ही पापा के पास वापस चली जाऊंगी। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं अपनी बहन की जिद पूरी करने में भूल गई थी कि अब मैं एक नए रिश्ते में बन गई हूँ। आप मुझे भी माफ कर दीजिए। टीना तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें उसका ख्याल रखने का पूरा हक है, लेकिन अब तुम्हारा एक रिश्ता मुझसे भी है और सभी रिश्तों को बराबरी से संभालना तुम्हें सीखना ही होगा। आज सिखा तो दिया आपने। इस तरह दोनों बहनों को अपनी गलती समझ में आ गई। टीना अपनी बहन का घर छोड़कर अपने पापा के पास वापस चली गई। राहुल और रीना एक सुखी जीवन बिताने लगे। पूजा, निशा, करीना और अमृता, इन चारों की एक ही नंद है, रोमा। जब से चारों बहुएं घर में आई है तब से रोमा के पीछे ही पड़ गई हैं। वो किसी भी तरह से उसे घर से निकालना चाहती हैं। इसलिए पूजा अपनी सास सुमन से कहती है, सासू माँ, आपको रोमा की शादी की कोई भी फिक्र नहीं है। शादी तो करवानी है, लेकिन तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? माँ जी, पूजा को इसलिए फिक्र हो रही है क्योंकि उसकी उम्र हो गई है शादी की। आप नहीं करोगी तो कब करोगी? और वैसे भी रोमा की शक्ल है ना सूरत, शादी होने में तो परेशानी होगी ही। माँ जी, आपको हो तो मैं अपने भाइयों से बात कर लेती हूँ, उन्होंने बहुत रिश्ते करवाए हैं, रोमा के लिए भी कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। करीना अपने भाई को रोमा के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए बोल देती है। कुछ दिन बाद लड़के वाले रोमा को देखने आते हैं। लड़के से मिलने के बाद रोमा अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, क्या कमी है? अच्छा तो है। देख बेटा, इस लड़के का अच्छा खासा कारोबार चल रहा है और घर भी बहुत अच्छा बनाया है, तू खुश रहेगी। और तू अपनी भाभियों को तो जानती ही है, तुझे ये इस घर में रहने नहीं देंगी। अब तू मेरी बात मान और शादी के लिए हाँ कर दे। सुमन के लाख समझाने के बाद भी रोमा शादी के लिए तैयार नहीं होती। ये बात जब उसकी भाभियों को पता चलती है तो उसकी भाभी खूब ताने सुनाती है। एक तो तुम सुंदर नहीं हो, इतनी मुश्किल से तो रिश्ता मिला है, अगर इससे शादी नहीं करोगी तो हमेशा के लिए यहीं बैठी रहना। और कमी क्या है लड़के में? अच्छा खासा खानदानी लड़का है, घर देखा है उसका, कितना अच्छा और कितना बड़ा है। रोमा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए कोई राजकुमार आएगा? चुपचाप इस लड़के से शादी कर लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। इस तरह घर की चारों बहुओं ने अपनी ननद को बहुत सुनाया और ना चाहते हुए भी रोमा को शादी के लिए हाँ करना पड़ा। कुछ दिनों के बाद शादी हो जाती है और चारों बहुओं को शांति मिलती है। टल गई मुसीबत, रोमा के जाने के बाद अब घर में थोड़ी शांति हुई। अच्छा हुआ हमने जोर जबरदस्ती करके रोमा की शादी करवा दी, नहीं तो वो कभी शादी ही नहीं करती, हमेशा यहीं रहती हमारे सर पर। रोमा के चारों भाभियों को जहाँ उसकी शादी की बहुत खुशी होती है, वहीं उसके विपरीत रोमा को धीरे धीरे अपने पति की सच्चाई पता चलती है। एक दिन उसका पति राज शराब पीकर घर आता है। रोमा, कितनी बार कहा है तुमसे, मेरे आने से पहले खाना तैयार रखो। आप शराब पीकर आए हो? हाँ पी है, तेरे बाप के पैसों से नहीं पी, अपने पैसे से पी है। चल खाना लेकर आ। राज रोज रात को शराब पीकर आता और किसी न किसी बात पर रोमा के साथ मारपीट करता। एक दिन राज घर आया तो उसके साथ एक छोटी सी लड़की थी। ये बच्ची कौन है?
ये मेरी बेटी है। क्या? आपकी बेटी? आप शादीशुदा हो? हाँ, कुछ समय पहले मेरी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया, तभी तो मुझे तुम जैसी लड़की से शादी करनी पड़ी। आपने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया? मैंने कोई धोखा नहीं दिया, तुम्हारी भाभीियों को सारी बात बता दी थी। ये सब जानने के बाद भी वो शादी के लिए तैयार हो गई थी, तो मैं क्यों मना करता। रोमा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और अगले दिन उसने अपने मायके जाकर भाभियों से कहा, आप चारों ने मुझे धोखा दिया है। आपको पता था कि राज शादीशुदा है, फिर भी आपने मेरी शादी उससे करवा दी। अब तो शादी हो गई है ना, अब परेशान क्यों हो रही हो? अरे कितना पैसा है उसके पास, कितना आलीशान घर है। और हमने कहा था ना राज करोगी वहाँ, किस चीज की कमी है बताओ? प्यार की कमी है भाभी। वो रोज रात को शराब पी कर आते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। उन्होंने मुझसे इसलिए शादी की है ताकि मैं उनकी बेटी को पाल सकूं। अरे तो क्या हुआ, अब तुम्हारी शादी हो गई है, ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो और अपनी गृहस्थी संभालो। एक बच्चे को पाल नहीं सकती क्या तुम? रोमा वहां से चली गई। अब ऐसे ही रोमा के दिन बीतने लगे। रोमा सारा दिन काम में लगी रहती। एक दिन राज ने रोमा से कहा, रोमा, हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। क्यों? ये घर तो हमारा है। मैंने घर बेच दिया है। आपने घर बेच दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। अब ज्यादा मुंह मत चलाओ, अपने हाथ चलाओ और पैकिंग करो। राज इसी तरह से धीरे धीरे करके अपना सब कुछ बेच देता है। वो कभी अपनी बेटी पिंकी पर भी ध्यान नहीं देता, इसलिए पिंकी की सारी जिम्मेदारी रोमा अपने कंधों पर ले लेती है। एक दिन रोमा राज से कहती है, सुनिए जी, मुझे कुछ रुपए चाहिए। पिंकी की स्कूल की फीस देनी है और उसके लिए नई किताबें खरीदनी है। देख नहीं रही आजकल कितना परेशान रहता हूँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो आप कोई काम कर लो ना, मैं अपने भाइयों को बोल देती हूँ, वो आपको कहीं काम दिलवा देंगे। क्या कहा तुमने? मैं काम करूँगा? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। और अपने भाइयों को कहो अपने बारे में सोचे, मेरी फिक्र ना करे। रोमा के समझाने के बाद भी राज काम करने को तैयार नहीं हुआ। जब घर में पैसों की तंगी होने लगी तो मजबूर होकर रोमा को ही काम के लिए बाहर जाना पड़ा। वो दिन रात मेहनत करने लगी और पिंकी को पढ़ाने लगी। मॉम, कल मेरे स्कूल में डांस कंपटीशन है, उसके लिए मुझे एक ड्रेस चाहिए। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी। रोमा ने पिंकी से बोल तो दिया, लेकिन उसके पास उतने रुपए नहीं थे, इसलिए उसने अपने भाभीियों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने रोमा की कोई मदद नहीं की। रोमा ने अपनी पड़ोसन से पैसे उधार लिए और पिंकी को ड्रेस लाकर दी। ये लो पिंकी, तुम्हारी ड्रेस। वाह, ये कितनी प्रिटी है ना मॉम। अब रोमा पिंकी के लिए और ज्यादा मेहनत करने लगी। जैसे जैसे पिंकी बड़ी होने लगी उसके खर्चे भी बढ़ने लगे। इस वजह से उसके ऊपर कर्जा भी होने लगा। पिंकी रोमा को बहुत प्यार करने लगी। एक दिन पिंकी ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, जबकि मैं आपकी सगी बेटी भी नहीं हूँ, और मेरी वजह से आपके ऊपर कर्ज भी बहुत हो गया है। पिंकी, आज की बात मत कहना कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो, तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। माँ, इस मुश्किल सफर में पापा ने आपका कभी साथ नहीं दिया। बस कुछ दिन की बात और है, फिर मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। मैं आपको कभी काम नहीं करने दूंगी। इस तरह से रोमा की दिन रात की मेहनत से पिंकी ने सफलता पा ली और वो एक बहुत बड़ी डांसर बन गई। मॉम, आपका सपना पूरा हो गया। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप घर में रहो, आपका सारा कर्जा मैं उतारूंगी। रोमा की आंख में आंसू आ जाते हैं। अब रोमा अपनी नौकरी छोड़ देती है। धीरे धीरे उनकी सारी परेशानी खत्म होने लगी और उन्होंने एक बहुत बड़ा घर भी खरीद लिया। पिंकी अपनी माँ को बहुत प्यार करती है, पर ये बात राज को बहुत बुरी लगती। एक दिन पिंकी घर पर नहीं थी तो राज ने रोमा से कहा, रोमा, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्यों राज, मैं क्यों जाऊँ इस घर से? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती हो और उसके सारे पैसे अपने पास रखती हो।
पिंकी मेरी बेटी है, उसके सारे पैसे मेरे पैसे हैं। जब उससे आपकी जरूरत थी तो आपको याद नहीं आया कि पिंकी आपकी बेटी है? अब वो कमाने लगी तो वो आपकी बेटी हो गई। अपना मुंह बंद रखो और निकलो यहाँ से। मुझे पता है तुम्हारी नजर मेरी बेटी के पैसों पर है। मेरी सोच आपकी तरह छोटी नहीं है। राज रोमा को मार पीट करके घर से निकाल देता है। जब पिंकी को ये बात पता चलती है तो अपने पिता को बहुत खरी खोटी सुनाती है और अपनी माँ को ढूंढने निकल जाती है। वो हर जगह उसे ढूंढती है लेकिन उसकी माँ उसे कहीं नहीं मिलती। रमा और रीना दोनों एक ही घर की बहू थी। रमा जिठानी थी और रीना देवरानी। रमा अपनी देवरानी रीना की हर बात में होड़ किया करती थी। जैसा रीना करती वैसा ही रमा को भी करना होता था। एक दिन की बात है। भाभी ये देखो, मैंने अपने लिए एक नई साड़ी ली है। अरे वाह, साड़ी तो बहुत सुंदर है। मैं भी ना कब से सोच रही थी अपने लिए ऐसी ही एक साड़ी लेकर आऊं। लेकिन भाभी आपने तो मुझे कभी बताया नहीं, वरना मैं ही आपके लिए ऐसी साड़ी लेकर आ जाती। अब वो क्या है ना, तुम्हारी साड़ी देखकर मुझे अचानक से याद आ गया। वैसे तो मैं ऐसी साड़ी लाने का प्लान कब से ही कर रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। 2 दिन के बाद, रीना ये देखो, मैं भी ठीक वैसी ही साड़ी लाई हूँ जैसी तुम लेकर आई थी। भाभी इसका तो रंग भी वैसा ही है जैसा मेरी साड़ी का था। क्या हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनकर बाहर निकलेंगे? अच्छा लगेगा? अरे कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं तुम्हारी नकल कर रही हूँ? देखो, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और मुझे लगा कि ये रंग और इस तरह की साड़ी मुझ पर बहुत सूट करेगी, बस इसलिए ले आई। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। मैं तो बस आपको ये कहने आई थी कि घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैंने डांस क्लास अटेंड करने का सोचा है। अरे तुम डांस क्लास चली जाओगी तो घर के कामों में मेरी मदद कौन करेगा? क्या घर का सारा काम मैं खुद ही अकेली करूंगी? अरे आप चिंता न करें भाभी, मैं घर का सारा काम खत्म करके ही डांस करने के लिए जाऊंगी। इसके बाद रीना ने अपनी डांस क्लास जाना शुरू कर दिया। एक दिन डांस सीखने के बाद जब रीना घर लौट कर आई तो उसे अपनी जेठानी रमा के कमरे से तेज म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी जेठानी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अरे भाभी, आपके कमरे से इतने तेज म्यूजिक की आवाज आ रही है। आप तो कभी गाने भी नहीं सुनती ना? अरे नहीं, तुम जानती नहीं, मुझे ना डांस करने का बहुत शौक है। कब से सोचती थी कि मैं भी डांस सीखूंगी, इसीलिए मैंने डांस की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली है। ये देखो। अरे भाभी, आपने कभी बताया नहीं, वरना हम दोनों साथ में ही डांस सीखने चलते। वो क्या है ना, बचपन से ही मुझे डांस करने का बड़ा शौक है और मैं बहुत अच्छी डांसर भी हूँ। ये तो बस थोड़ा परफेक्शन के लिए क्लास ज्वाइन की थी। और बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा? मेरी डांस क्लास भी अच्छी चल रही है भाभी। अब तो बहुत मजा आएगा, आप और मैं दोनों साथ में डांस करेंगे। कुछ दिनों के बाद रमा और रीना की सास विद्या जी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया। सुनो बहू, हमारी दूर की चाची अपने घर आ रही है, बहुत गुस्से वाली है। तुम दोनों को उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। बस 2 ही दिन रुकेंगे हमारे यहाँ, पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे मम्मी जी, आप क्यों चिंता करती हैं? मैं और रीना मिलकर सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। हाँ मम्मी जी, भाभी ठीक कह रही हैं। आप तो बस ये बता देना कि चाची जी को खाने में क्या पसंद है। रीना बहू, तुम्हारी तरफ से तो मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, लेकिन रमा, तुम सारा दिन आईने के सामने खड़े होकर तैयार होती रहती हो। जब चाची जी घर पर आए तो थोड़ा ख्याल रखना। उनको अगर बुरा लग गया ना, फिर तो हम सबकी शामत समझो। क्या मम्मी जी, आप भी कैसी बातें करती हैं? मैं क्या घर के काम नहीं करती? अरे करती हो बेटा, तुम घर के सारे काम करती हो, पर उससे ज्यादा रीना बहू की नकल करती हो। ये भी जानती हूँ मैं।
2 दिन के बाद चाची जी घर पर आ गई और रीना ने चाची जी की पसंद की दाल की कचौरी बनाई। अरे वाह रीना बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। बड़ी स्वादिष्ट कचौरी बनाई है। मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा। मेरी छोटी बहू तो है ही बड़ी समझदार, सबकी पसंद का ख्याल रखती है। अरे विद्या बहू, छोटी बहू की तो बहुत तारीफ करती हो, लेकिन बड़ी के बारे में भी तो कुछ बताओ। तुम्हारी बड़ी बहू आखिर है कहाँ? चाची जी, मैं यहाँ हूँ, बस अभी नहा धोकर तैयार ही हो रही थी। वो तो दिख ही रहा है, कुछ ज्यादा ही तैयार होकर आई हो बहू रानी। क्या बात है, लगता है तुम्हें मेकअप का कुछ ज्यादा ही शौक है। अरे नहीं नहीं चाची जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसे तो कोई बात नहीं है। देख रही हूँ रमा, रीना सुबह से मेरी पसंद का खाना बनाने में लगी है और तुम अपने कमरे में बैठकर बस तैयार ही होती रहती हो या फिर बातें बनाती रहती हो। नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आपका ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों बहुओं को मेरा एक काम करना होगा। मेरे यहाँ से जाने से पहले तुम दोनों को अपनी पसंद से मेरे मनोरंजन के लिए कुछ करना होगा, और जो भी तुम करोगी वो काम ऐसा हो जो तुम्हें अच्छे से आता हो। तुम में से कोई भी एक दूसरे की नकल या फिर होड़ नहीं करेगा। इसके लिए तुम्हारे पास पूरा 1 दिन है। कल शाम को तुम्हें मेरा काम करना होगा। अरे वाह चाची जी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम बताया, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है, क्यों भाभी? हाँ हाँ चाची जी, अब आप देखना मैं कितने अच्छे तरीके से आपका मनोरंजन करती हूँ। आप ना एकदम खुश हो जाएंगे। रीना भजन गाना शुरू करती है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। अरे वाह वाह बहू, तुम्हारी आवाज तो बहुत सुरीली है और तुमने बहुत अच्छा भजन सुनाया। रमा बहू, चलो अब तुम्हारी बारी। वो चाची जी, क्या है ना, मैं कुछ खास तैयारी करके नहीं आई, लेकिन अब मैं भी आपको भजन गाकर सुनाती हूँ। अरे लेकिन बहू, वही करके दिखाओ जो तुमने तैयार किया हो। नहीं नहीं, मुझे तो भजन ही गाना है। इतना कहकर रमा ने भजन गाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई तैयारी ना हो पाने के कारण वो ठीक तरह से कुछ भी नहीं कर पाई। ये देखकर विद्या जी ने कहा, रमा बहू, मैं और तुम्हारी चाची जी कैसे तुम पर नजर रखे हुए हैं। तुमने अपने काम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की। हाँ बहू, बस तुम्हें यही बात समझाने के लिए मैंने और विद्या ने ये प्लान बनाया था। तुम हमेशा अपनी छोटी देवरानी की नकल करती रहती हो और जिस काम में तुम बहुत अच्छी हो उस पर ध्यान ही नहीं देती, और इसी वजह से तुम कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। आप शायद ठीक कहती हैं चाची जी, मुझे हमेशा अपनी देवरानी को कॉपी नहीं करना चाहिए। आगे से मुझे जो काम अच्छे से आता है मैं वही किया करूंगी और अपनी देवरानी की नकल तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी।